देखिए, मुंबई का जो गुजराती इलाका है, जो जानकारी हमें मिली, वहां पर एक तरफा वोटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मुंबई के अलावा ठाणे में भी बीजेपी और शिंदे सेना भले ही साथ में लड़ रहे हो, लेकिन यहां पर इनके बीच में कॉन्टेस्ट चल रहा है। जो रुझान आ रहे हैं उनमें से कौन आगे निकल कर आता है। और ठाणे के बगल एमआईएम संभाजी नगर के चुनाव में एमआईएम जो है काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही। भले अभी तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही हो, लेकिन ज्यादा पीछे एमआईएम नहीं है। ये एमआईएम का वो इलाका है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे ज्यादा रैली की, सबसे ज्यादा पैदल सभाएं की, और उसका नतीजा जो है अब इन रुझानों में दिखता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए राहत की खबर आ रही है कोल्हापुर से, जहां पर उनके स्थानीय नेता सतेज पाटिल ने जो जमीन पर मेहनत की थी वो अब रुझानों में दिखती हुई नजर आ रही। तो कोल्हापुर अभी तक जितने भी रुझान आए वहां पर एकमात्र एक खुशी की लहर या फिर संतोष कह सकते हैं जो कांग्रेस को कोल्हापुर में नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा इचलकरंजी, जिससे जहां से सबसे ज्यादा कांग्रेस को उम्मीद थी, लेकिन वहां पर बीजेपी एक तरफा लीड लेते हुए नजर आ रही है। अच्छा सचिन, अभी एक खबर दे रहे हैं, सचिन बता रहे हैं कि कोल्हापुर से 4 बीजेपी उम्मीदवारों के जीतने की भी रिपोर्ट आ गई है। तो ये हम जीता हुआ माने सचिन? कोल्हापुर से 4 बीजेपी उम्मीदवार जीत रहे हैं, आप ऐसी जानकारी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, उनकी जीत जो है लगभग तय मानी जा रही है। वहां से बीजेपी का खाता खुला है 29 महानगर पालिका के चुनाव में। और बीजेपी कहां पर पिछड़ रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि 29 महानगर पालिका में बीजेपी 25 से ज्यादा जगह पर तो आगे ही चल रही है। लेकिन मुंबई से सटे जो वसई विरार महानगर पालिका है वहां पर बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी है हितेंद्र ठाकुर की, तो वहां पर वो बाहुबली नेता माने जाते हैं और वहां उनका प्रभाव ज्यादा है। वहां पर वो सबसे ज्यादा सभी सीटों पर लीड कर रहे हैं। पर बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। परभणी ऐसी जगह है मराठवाड़ा की जहां पर बीजेपी जो है वो पिछड़ती नजर आ रही है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी जो है वो 4 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहां पर शिंदे शिवसेना जो है वो आगे चल रही है। ये जो कोल्हापुर जो है वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में काफी कड़ा मुकाबला हो रहा है। इन 4 महानगर पालिका को अगर छोड़ दे तो चाहे फिर हम मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, पुणे में बीजेपी और दोनों पवार एक साथ हुए, इसके बावजूद बीजेपी का बेहतरीन वहां पर प्रदर्शन रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर डेवलपमेंट किया है पुणे में, जिस तरह से मुंबई में डेवलपमेंट किया वैसा ही डेवलपमेंट वहां पर किया, इसके कारण वो बीजेपी वहां पर लीड मिलती नजर आ रही है। पिंपरी चिंचवड़ में भी दोनों पवार जो है वो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। अगर हम मुंबई एमएमआर रीजन की मैं आपको बात बता दूं तो मुंबई में तो बीजेपी अच्छा कर ही रही है। मुंबई के अगर हम सभी बेल्ट ले ले तो चाहे फिर वो उत्तर मुंबई हो, ईस्ट मुंबई हो, ईशान्य मुंबई हो, या फिर सिर्फ जो दक्षिण मध्य मुंबई है या मिडल जो मुंबई है वो छोड़, जहां पर मराठी हार्डकोर बेल्ट है वहां अगर छोड़ दे तो बाकी सभी जगह पर बीजेपी को उनका वोट मिलता नजर आ रहा है। ठीक है सचिन, अभी साथी हमारे बता रहे थे कि जिस किस्म के भाषण हुए शिवाजी पार्क में ठाकरे बंधुओं के, खासकर राज ठाकरे का भाषण, उसके बाद कुछ रुख बदला, लेकिन वो उसका कुछ काउंटर पोलराइजेशन होता भी दिखाई दिया। जैसे भी बताया गया कि जो पूरा गुजराती वोट है वो एक मुश्त जो है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रेटर मुंबई में अगर बात करें तो हिंदी भाषी लगभग 30%, मराठी भाषी 35% के से कुछ ज्यादा, उर्दू भाषी 12% मतलब मुसलमान, भोजपुरी भाषी जो है 2%, 2.5% लोग तमिल बोलने वाले भी हैं, 2% तेलुगु बोलने वाले भी हैं, लेकिन 11.5% गुजराती बोलने वाले लोग हैं। और इसमें अगर आप ये छोड़ दें मराठी और उर्दू वोटर तो बाकी सबको 45% को छोड़कर सबको बिल्कुल एलियनेट कर दिया उस एक रैली से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने, और वो असर यहां पर आपको दिखाई देगा। निर्णय कपूर हमारे साथ है। जी निर्णय, क्या रिपोर्ट? देखिए सौरभ, अभी जो आप बात कर रहे थे ठीक वही होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मराठी वोटों का कंसोलिडेशन होता हुआ दिखा है यहाँ खास तौर पे मुंबई में, तो उसके सामने काउंटर पोलराइजेशन भी बहुत बड़ी मात्रा में होता हुआ दिखा, और जो नॉन मराठी वोटर्स हैं उनका भी कंसोलिडेशन होते हुए दिखा है। मैं यहाँ मुंबई में जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि उद्धव और राज अगर साथ में लड़ रहे हैं तो उसका नुकसान ज्यादा होगा, उसका इतना फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि राज ठाकरे का जो एटीट्यूड है, राज ठाकरे का जो तेवर है, वो नॉन मराठीज को हमेशा
स्केप्टिक रखते हैं, और इसी वजह से जो थोड़े बहुत वोट इन्हें मिल भी सकते थे वो भी अब नहीं मिले हैं, और जो मुस्लिम वोट्स जिन पे ये रिलाय कर रहे थे उद्धव, वो भी उस मात्रा में नहीं मिल पाएंगे जो शायद अगर ये अकेले लड़ते या कांग्रेस के साथ लड़ते तो उसका उन्हें लाभ मिल सकता था, जो मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन का ये एक प्रयोग करना चाह रहे थे। और मैं इस बार देख रहा हूं महाराष्ट्र में बीजेपी जो है वो बहुत कॉशियसली ट्रेड करते हुए स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप देखें ओवरऑल सिनेरियो को भी, तो लगातार आपको कई प्रयोग एक साथ होते हुए नजर आएंगे। एक तरफ दोनों जो ठाकरे बंधु हैं वो एक साथ आ रहे हैं मुंबई के अंदर, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जो एनसीपी के दोनों वर्ग हैं वो भी एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूनिफिकेशन का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसको बीजेपी अपने अलग तरीके से ले रही है। वो देखिए हर जगह पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो फ्रेगमेंटाइज कर दिया गया है। उद्धव और राज के साथ आने की वजह से उद्धव ठाकरे को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की छवि ऐसी है कि वो नॉन मराठी को भी अपने साथ ले सकती थी, लेकिन राज ठाकरे चूंकि उन्होंने गुजरातियों और वो लुंगी पुंगी रसमलाई इस तरीके की बातें करके, समीर जी क्या ये एक एंगल भी है जो निर्णय अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं? बिल्कुल, निर्णय ने जो कहा बिल्कुल महाराष्ट्र बीएमसी में बेसिकली वही हुआ। राज ठाकरे को लेने के साथ ही यह तय हो गया था कि उद्धव ठाकरे को तय करना था कि राज ठाकरे को आप लेकर सिर्फ मराठी मुद्दे पर लड़ना चाहते हो और उत्तर भारतीय को खोना चाहते हो। तो राज ठाकरे को लगा होगा, उद्धव ठाकरे को लगा होगा कि राज ठाकरे मेरे साथ आएंगे तो मराठियों का जो बड़ा वोट बैंक वो मेरे साथ जुड़ेगा। और जिस तरीके से विधानसभा में और लोकसभा में मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे को वोटिंग की थी, तो उन्हें लग रहा था कि मुसलमान भी, चूंकि मैं सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बीएमसी में रहूंगा, तो मुसलमान भी मुझे वोट करेंगे। और उनका मुझे लगता है कि कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया और मुसलमान वोट मुझे लग रहा है ओवैसी बड़े नेता बनकर निकल रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मैं फिर कह रहा हूं, ब्रेकअप में जब जाते हैं ना तो कहानी थोड़ी डिफरेंट दिखाई देती है। 77 जो आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी और शिवसेना शिंदे, इसमें 57 बीजेपी और 20 शिवसेना शिंदे है। आरती जी, 57 बीजेपी 20 शिवसेना, और अगर आप उधर दूसरे 58 देखेंगे उसमें 51 उद्धव ठाकरे हैं। 51, मतलब अगर ये कॉन्टेस्ट ये देखना है कि असली शिवसेना कौन, तो 20 और 51 से लीड कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। इसको ऐसे समझिए आप। मुझे लगता है कि उसकी दो वजह हो सकती हैं। सीटें ज्यादा एक तो ये कि शायद ये, जी हाँ, सबसे ज्यादा सीटें जो है उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं, और अभी शायद थोड़ा ये रुझान बदले तो अलग बात होगी। फिलहाल उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर बहुत भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और राज ठाकरे कुछ नहीं कर पा रहे, वो 7 सीटों पर केवल है। तो ये जो कुछ खींच रहे हैं वो उद्धव ठाकरे अकेले खींच रहे हैं। सौरभ, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे ने बहुत ही केयरफुली सोच समझ के ये डिसीजन लिया कि वो माइनॉरिटी वोट्स जो मुस्लिम्स है या माइग्रेंट वोट्स है उनको छोड़ दिया जाए, और मराठी सेंटिमेंट को खेल कर, और इसीलिए एमएनएस साथ में है, उसको कंसोलिडेट करे और टक्कर दे शिंदे को और बीजेपी को। और चूंकि शिंदे एक काउंटर रहे इनफैक्ट इतने समय से जब से स्प्लिट हुई है पार्टी, तो उनको काउंटर करने के लिए उनके पास शायद और कोई स्ट्रैटेजी या टैक्टिक नहीं थी सिवाय के एमएनएस को साथ में जोड़ना। और अगर हमें लाभ दिखाई दे रहा है उद्धव ठाकरे को जो मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एमएनएस की एग्रेसिव जो वो मराठी वोकैबुलरी और रेटरिक है, वो उसका फायदा, इनफैक्ट मैं डिसएग्री करती हूँ कि इनसे एमएनएस के साथ जोड़ के इनको नुकसान हुआ है। मुझे लगता है इन्होंने वो निर्णय उस सेंस में कह रहे हैं वो काउंटर पोलराइजेशन हुआ, उसका फायदा दूसरे पक्ष को दिख रहा है, लेकिन मराठी वोट ऐसा नहीं है कि इधर जो है ज्यादा नहीं झुका हुआ दिखाई दे रहा। मुझे तो उद्धव के साथ ज्यादा झुका है, मुस्लिम वोट का कितना असर है मुझे नहीं मालूम। उद्धव की तरफ झुका है मराठी वोट बिल्कुल झुका। और वैसे भी एकनाथ शिंदे की तुलना उद्धव ठाकरे से बंबई में नहीं की जा सकती। एकनाथ शिंदे हमेशा से ठाणे के लीडर है भाई, बंबई का मराठी तो उद्धव ठाकरे के साथ ही रहेगा, वहां कोई दूसरा लीडर नहीं है। तो बीजेपी और शिवसेना यूबीटी देख ली तो बीजेपी 57 पर और शिवसेना यूबीटी 51 पर, बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस मराठी मुख्यमंत्री बने, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर काम किया है, तो मराठी का एक वोट भी बीएमसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कारण, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है देवेंद्र फडणवीस के कारण। तो उद्धव ठाकरे कमजोर हुए, उद्धव ठाकरे के साथ वोट टूटा, एकनाथ शिंदे थोड़ा वोट ले गए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा मराठी वोट बैंक लेके जा रही है। मैं वही बात, उद्धव ठाकरे कमजोर हुए ये कैसे प्रूव हो रहा है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। 51 पर वो आगे चल रहे हैं। ठीक, अभी अजीत याद आ रहा था भाई, अपने सबसे हेड एज में वो जो आदमी 84 सीटें जीता, वो आज इतना पार्टी टूटने के बाद अभी 51 पर लीड कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं, हम कैसे मान लें कि उद्धव ठाकरे मुंबई में कमजोर हो गए? अजीत जी, नहीं, बिल्कुल हम यही बात कह रहे हैं, बार बार हम पहले आए तभी से ये बात कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने बहुत सोच समझ के, देखिए नेता को जब फैसला करना होता है ना, तो वो तमाम चीजों पर विचार करता है कि क्या छोड़ें क्या पकड़ें।
उनको लग रहा होगा कि अगर हम कांग्रेस के साथ जाते हैं, हो सकता है कांग्रेस के साथ अगर जाते तो कुछ इलाकों में मुस्लिम वोट मिलता उनको, लेकिन क्या फिर मराठी वोट नहीं गंवा सकते थे वो? मराठी वोट अगर गंवाते, वो जो कह रहे हैं बार बार समीर जी की मराठी वोट में देवेंद्र फडणवीस एक बड़ा चेहरा बने हैं, अगर वो मराठी वोट शिफ्ट हो जाता उद्धव ठाकरे से, फिर तो कितना नुकसान हो जाता, फिर तो ज्यादा नुकसान होता ना, उनकी पॉलिटिक्स को नुकसान होता। महाराष्ट्र के इस निकाय चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि ये लोकल इलेक्शन है, लेकिन वोकल इसका इंप्लीकेशन होगा जो कोलकाता में, गुवाहाटी में जाएगा। तो उद्धव ठाकरे क्या केवल मुंबई के किंग बन के रहेंगे, या वो पैन महाराष्ट्र के नेता बन के उभरना चाह रहे हैं? शिवसेना को हम ऐसे तो नहीं देख सकते ना कि उद्धव ठाकरे फॉर मुंबई और बाकी शिवसेना कभी महाराष्ट्र की रही नहीं ना, कभी भी शिवसेना कभी महाराष्ट्र के समय भी पूरे 55 सीटों में कभी नहीं जीते शिवसेना, नहीं जीते थे कॉर्पोरेशन में। कुमार राजेश कुछ कहना चाह रहे, एक बार उनको इन्वॉल्व कर ले। जी राजेश, क्या कहना चाह रहे थे आप, इसमें कुछ इंक्लूड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी में सीट्स का जो डिफरेंस अभी नजर आ रहा है वो सिर्फ 6 है। और जो बातें कही जा रही हैं कि शिवाजी पार्क में जिस तरीके का भाषण दिया गया, उससे जो दूसरा वर्ग है, गुजराती वर्ग हो या उत्तर भारतीय वर्ग हो, वो दूर हुआ होगा। स्ट्रैटेजी ही उनकी ये थी। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोटर है मुंबई में, वो गुजराती वर्ग है, वो उत्तर भारतीय वर्ग है, और बहुत हद तक दक्षिण भारतीय जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो बिजनेस क्लास के लोग हैं, वो बार्स, रेस्टोरेंट, इस तरीके के बिजनेस करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे या एमएनएस ने पहले ही मान लिया कि वो लोग उन्हें वोट नहीं देने वाले हैं। इस वजह से मराठी वोटों में लोकसभा में या विधानसभा में जो बिखराव हुआ था, उसे कंसोलिडेट करने के लिए, उसे एक साथ लाने के लिए पहले उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से गठबंधन किया और जानबूझकर इस तरीके के बयान दिए गए ताकि जो मराठी वोटर है वो एक साथ रहे। विधानसभा में जो टूटा था, जो लोकसभा में टूटा था, वो ना टूटे। तो ये कहना कि जो बयान दिया गया था उस वजह से उन्हें नुकसान हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जानबूझकर दिया गया था और वो नतीजों में दिख रहा है कि मराठी वोटर जो है वो एक साथ आया है। उत्तर भारतीय वोटर और गुजराती वोटर के दम पर 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी 84 सीटें इसी भी आप बात बताएं, क्योंकि ये जो धारावी इलाके की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा चंक वहां पर दक्षिण भारतीय वोटर्स का भी है। जितनी पूरी मुंबई में वो जो टिफिन पैक होकर जाते हैं, जो इडली सांभर पैक होकर जाते हैं, वही उसी धारावी के किचन से निकल कर जाती है। तो दक्षिण भारतीय वोटर्स का बहुत बड़ा चंक है वहां पर। इसी अभी जो डिस्कशन चल रहा था, निर्णय इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी निर्णय। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल ऐड करना चाह रहा हूं कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप थर्ड और सेकंड पोजीशन पे आने के लिए चुनाव लड़ते हैं? बिल्कुल मेरे मन में। मुंबई आपकी साख है, मुंबई में आप अपनी साख बचाना चाहते हैं, आप चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अब चर्चा इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि उद्धव का जो पूरा अस्तित्व था वो मुंबई चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते इस पे डिपेंड कर रहा था। वो शिवसेना की जो एकनाथ शिंदे का फैक्शन है उससे आगे रहते हैं या नहीं रहते, ये शायद उद्धव क्या इससे उद्धव सेटिस्फाई हो जाएंगे? जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि आपको मुंबई जीतना है किसी भी तरह, या साख बचानी है। और जब आपने अपने लड़ाई तो नंबर 1 की होती है, अब आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं मतलब लड़ाई नंबर 2 या 3 की हो रही है। मैं आप ना पूछते तो मैं पूछ देता कि अगर ये लड़ाई केवल 35% वोट की लड़नी थी तो 35% पर आप जीत तो नहीं सकते। तो फिर निर्णय भी वही कह रहे हैं। तो फिर इस चुनाव से केवल इतना साबित करना था कि हम असल शिवसेना है, या मराठी वोटों में नंबर 1 हम हैं? ये दोनों थे, ये दोनों मकसद थे, ये दोनों मकसद भी थे। लेकिन एक मकसद इसमें कहीं ना कहीं चुनाव में जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप जानते हैं उद्धव ठाकरे अपनी सीमा जानते हैं कि 114 नहीं जीत सकते, 3 अंक में नहीं जा सकते, किसी हाल में नहीं जा सकते हैं। वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं 84। तो हम किस तरह से मुंबई की बीएमसी को हंग करें, हंग करने के बाद पोस्ट इलेक्शन जो होगा उसमें हम अपना मेयर बनाने की कोशिश करें, ये तमाम स्ट्रेटजी होती है। ये तो ठीक है, हर व्यक्ति लड़ता है, रहते हुए वो पोस्ट इलेक्शन वो इक्वेशन बना पाएगी? देखो ऐसा है, वो उनका एनालिसिस भी अपनी जगह सही है, लेकिन इस समय क्या ये है कि पहले तो मनसे का प्रभाव पड़ा कि नहीं। मेरा मानना है, और आरती जी भी मानती है, कि मनसे के तरह एग्रेसिव कार्यकर्ता अब उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। तो एग्रेसिवनेस जो दिखाया है ना, वो बूथों पर बाकी जगह, उसका असर है, उसने प्लस किया है। ये कहना गलत है कि उसने माइनस किया है, उसने प्लस किया है। अब दूसरी बात आती है, देखिए पिछला जो हम चुनाव का आंकड़े निकाल रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि 227 में से 150 से 155 नगर सेवक जो है मराठी भाषी थे। ये पिछले बार का भी ट्रेंड जो था वो था। गैर मराठियों में 72 से 76 उत्तर भारतीय, जिसमें गुजराती भी थे, मुस्लिम भी थे।
तो जो महाराष्ट्र के परिणाम आते रहे हैं उसमें मराठियों की संख्या हमेशा लगभग 2/3 3/4 तक जाती रही है। तो इस बार के परिणाम में भी लगभग वही दिख रहा है, दोनों तरफ आप देखेंगे तो वो अभी पूरी तरह नहीं बदला है। लेकिन यह जो सवाल उभर रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे और मराठा बुला के भी हम तुम्हारे लिए हैं और लोकल लोगों के जाकर के जो परिवार और बाकी लोग हो रहे थे उसके कारण आए हैं, और यहां से जो समीर जी, क्या थाने में शिवसेना नहीं थी? और थाने में जो आज शिंदे, वहां आप कैसे कह रहे हैं केवल उसकी पार्टी थी? क्या पुणे में शिवसेना नहीं थी बीजेपी के साथ? बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां शिवसेना थी बीजेपी के साथ, उन सब जगहों से साफ हो गए हैं। मिला जुला के अगर वो मुंबई के 50-52 सीट तक सिमट जाते हैं उद्धव ठाकरे, तो मैं इसको सफलता नहीं मानता हूं। सर, अभी तक लोग कह रहे थे कि वो केवल मातोश्री के नेता रह जाएंगे। मैंने कह रहा तो कम से कम मुंबई के लीडर तो रहेंगे। तो ये भी मातोश्री के नेता का मतलब है कि मातोश्री का ही एक मोटा मोटी संकेत हुआ। बहादुर शाह जफर की तरह लाल किला के आसपास की सीटें जीत के जा रहे हैं, उससे राजनीति आप नहीं कर सकते। आप लाए भी बहादुर शाह जफर को ठाकरे की पॉलिटिक्स बताने के लिए। एक छोटी सी बात राजेश चूंकि ऐड करना चाह रहे थे, राजेश आप बोल रहे, फिर मैं समीर के पास जा रही हूँ जी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो आंकड़े हैं मीनाक्षी, पहले मैं उससे शुरू कर दूं। 3 सीटों का डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे में। जहां तक बात ही चल रही थी कि दूसरे नंबर पे आने की कोशिश है, बिल्कुल नहीं। मराठी वोटों को उन्होंने एकजुट करने की कोशिश की और पीछे लोकसभा और विधानसभा में जो उन्हें एक नया वोट बैंक दिखा, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक, उसे उन्होंने अपने साथ रखा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम कोशिशें हुई, रशीद मामू को लेकर हुई, चंगेज मुल्तानी को हुई, लेकिन अनअपोलोजेटिकली, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं, अनअपोलोजेटिकली वो हिंदू हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। उसी तरीके से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की राजनीति, पार्टी की इस वक्त अनअपोलोजेटिकली प्रो मुस्लिम रही है और वो इस बात से इनकार नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने एमआईएम से अकोला में जब गठबंधन किया, शाम होते वो तो गठबंधन टूट गया, लेकिन रशीद मामू नाम के शख्स जिस पर दंगे भड़काने का आरोप है, खुद शिवसेना के यूबीटी के नेता उनका विरोध कर रहे थे, उसे पार्टी से नहीं निकाला, उसे टिकट भी दिया, मातोश्री में बुलाया, उसका यहां पे स्वागत किया गया। ये अनअपोलोजेटिकली हिंदू गठबंधन है, वो दूसरी तरफ किसी भी तरीके से जीतने के लिए जिसका वोट मिले वो भी उसके लिए अनअपोलोजेटिक है उद्धव ठाकरे। आंकड़े देख लीजिए, 80 पर इस वक्त मायावती है, 64 पर ठाकरे बंधु बीएमसी के आंकड़े ऊपर जो आप देख रहे हैं, 9 पर कांग्रेस, 1 पर अजीत पवार, अन्य 5 पर समीर भीसे और साकेत राय, दोनों हमारे सहयोगी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। समीर, बहुत सारा विश्लेषण आपने सुन लिया, खास तौर पर मराठी वोट को लेकर के, उद्धव ठाकरे मुंबई में कितने रेलेवेंट हैं उसको लेकर के आपका क्या अनुमान है अभी तक जो आपके पास रिपोर्ट्स हैं, और ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में खड़े हैं। अगर ठाणे की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे का वो गढ़ है, और एकनाथ शिंदे इस वक्त जो है हमें आगे नजर आते हैं क्योंकि वो बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। तकरीबन 8 पे जो है एकनाथ शिंदे बढ़त बना चुके हैं, उसके पीछे बीजेपी है और फिर हमें ठाकरे भी नजर आते हैं। सवाल यह है कि ये जो पूरा गढ़ है एकनाथ शिंदे का, शिवसेना का, ये काबिज रखने में वो सफल होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों भाइयों की रैली भी हुई थी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने दोनों ने यहाँ पर रैली की हुई है। पूरा एमएमआर रीजन भी हमको समझना होगा, खासकर मुंबई की हम जो बात कर रहे हैं, हम ठाणे में आते हैं, फिर हम कल्याण डोंबिवली जाते हैं, पुणे, हम नवी मुंबई जाते हैं, और उसके बाद फिर उल्लासनगर, इस तरह का पूरा एमएमआर रीजन आता है। और ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है कभी शिवसेना का ही गढ़ रहा है। इसके ही बलबूते शिवसेना हमेशा ही सरकार में, जब कभी सरकार में आई है, उसके पीछे इस पूरे बेल्ट का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की, तो 2014 में भी बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी थी। उस वक्त भी शिवसेना की जो अकेले की सीट थी वो तकरीबन 61 उन्होंने उनके विधायक चुनकर आए थे। इस वक्त भी उनको जो बढ़त मिलती हुई, अगर मुंबई की भी बात कर ले तो उन्हीं एरिया में बढ़त मिल रही है जहां पर स्ट्रांग मराठी बेल्ट है, और साथ में साथ वो जो मुस्लिम बेल्ट है, खासकर हम भाईकला की बात करते हैं, अंधेरी का इलाका है, या इलाका जो बांद्रा का है, कुर्ला का है, शिवाजी नगर का है, इन सारी जगहों पे बहुत ही स्ट्रैटेजिकली राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मिलकर अपने उम्मीदवार दिए हुए हैं। राज ठाकरे की जरूरत इस पूरे गठबंधन में इतनी है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया हुआ है, उद्धव ठाकरे के वो साथ हैं। ठाकरे ब्रांड को बनाए रखना, ये दोनों ही ठाकरे बंधुओं की सबसे बड़ी जरूरत थी, जिसके चलते वो दोनों साथ में आए हैं। और फिलहाल जो उसको सीट से हमें मिलती दिख रही है, जो 50 से भी ज्यादा ऊपर जा रही हैं, वो उसका ही नतीजा है कि स्ट्रैटेजिकली वो दोनों मुंबई में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो ठीक, हम जब ठाणे में आते हैं तो स्ट्रैटेजी काम करते हुए नजर नहीं आती, क्योंकि एकनाथ शिंदे यहाँ अपना गढ़ जो है कायम रखते हुए नजर आते हैं। जी, साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत,
साकेत, आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? मीनाक्षी, देखिए सौरभ ने शुरुआत में एक बात कही थी कि ये सारे नेता बाद में एक हो जाते हैं, तो मैं हैरान हूं कि आप लोगों ने नांदेड़ पे अभी तक नजर नहीं डाली। नांदेड़ में अशोक चौहान के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और फिलहाल वो बीजेपी में है, लेकिन ये हाल फिलहाल में ही अभी बीजेपी में आए हैं। पिछली बार के आंकड़ों की अगर आप बात करें, नांदेड़ में फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 2012 की अगर आप देखें तो बीजेपी को 0 सीटें नांदेड़ महानगर पालिका में मिली थी और 2017 में उन्होंने बाउंस बैक किया, 36 सीटें आई, लेकिन उसके बाद भी नांदेड़ में जो वर्चस्व था वो बीजेपी का कायम नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से अशोक चौहान इस तरफ गए हैं उसके बाद से आप देखिए कि किस तरह से नांदेड़ में बीजेपी ने बढ़त बनाई। तो वहीं नवी मुंबई की बात करना बेहद जरूरी होगा। मुंबई पे हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन नवी मुंबई का जो पूरा आंकड़ा है वो बेहद दिलचस्प है। वहां पर सीधा शिंदे गुट और बीजेपी की लड़ाई है। यहां पर जहां हम सभी जगहों पर देख रहे हैं कि महायुति एक साथ लड़ रही है, लेकिन नवी मुंबई में एकनाथ शिंदे बनाम देवेंद्र फडणवीस आप समझिए, और उससे भी ज्यादा वहां के जो क्षेत्रीय नेता हैं गणेश नाइक इसलिए नवी मुंबई महानगर पालिका में महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये 2017 में जब चुनाव हुआ था तो उस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे और 53 सीटें वो लेकर आए थे और उसके अलावा कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन हुआ और 2017 में महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए। लेकिन उसके बाद समय बदला और जैसे ही गणेश नाइक बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी में जाते ही पूरा का पूरा चुनावी समीकरण नवी मुंबई में चेंज हो जाता है और तुरंत अब गणेश नाइक क्यों इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं इसको समझना जरूरी है, क्योंकि नवी मुंबई का पूरा इतिहास इस नाइक परिवार से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में आप देखिए कि 2017 में जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सत्ता थी, तुरंत ये सत्ता बदल जाती है और 53 सीटों के साथ अब जो पूरा समीकरण है, और ठाकरे बंधु भी लगातार जो सभाएं कर रहे थे, सभाओं में आपने नोटिस किया होगा कि वो एकनाथ शिंदे को लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे कि गणेश नाइक लगातार एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, गणेश नाइक उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को लेकर, चूंकि ये बीजेपी की सरकार में मंत्री भी हैं, तो ऐसे में बीजेपी से सीधा बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जाता है एकनाथ शिंदे पर। कितना दिलचस्प आंकड़ा है सौरभ, इस बात को समझिए। बिल्कुल। और उसके बाद हम लातूर की भी बात करना जरूरी होगा, क्योंकि लातूर की सीट को अगर आप देखें तो विलासराव देशमुख को लेकर जो रविंद्र चौहान का बयान आया था उसके बाद काफी ज्यादा नाराजगी हुई थी, तो ऐसे में क्या बीजेपी वहां पर बढ़त बना पाती है? नहीं। अभी लातूर में आप 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 10 पर कांग्रेस आगे है लातूर में, आप जो साकेत इशारा करना चाह रहे थे। फिलहाल राजेश, सचिन, निर्णय, समीर, दिनेश और साकेत, आपका शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद फिर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, तब तक वो थोड़ा और ग्राउंड फीडबैक ले रहे हैं। अब तक और जो वहां पर काउंटिंग सेंटर्स में बातें चल रही है, डेटा जो आ रहा है उसकी बात हम करेंगे। लेकिन अगर आप एक बार फिर टैली पर बीएमसी की नजर डालिए, मेन बीएमसी है मुख्य जो है 83 महायुति यानी बीजेपी और शिवसेना, उधर 67 है। 67 में जोड़कर देखिएगा कांग्रेस को तो ये 77 हो जाएगा, और एक जोड़ दीजिए इधर तो 84-77 मानिए आप इस कॉन्टेस्ट को फिलहाल। तो सर यही बात थी ना, अब 114 की लड़ाई है। क्या बीजेपी और एकनाथ शिंदे 114 अपने दम पर पालेंगे? सवाल केवल इतना है, उनका मेयर बन जाएगा। और जो अभी अजीत जी कह रहे थे, अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आने से हंग असेंबली करवा देते किसी तरीके से, तो वो उनका खेल जो है हम मानते कि बन गया। लेकिन वो तब होता अगर कांग्रेस परफॉर्म करती। कांग्रेस दिखाई दे रही है इसमें अभी केवल कॉन्टेस्ट में 10 पर। कांग्रेस से आप इससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सर्टेन इलाके में कांग्रेस परफॉर्म करेगी। जो भाईखला का इलाका है, धारावी का इलाका है, बडाला का इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन इलाकों में उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये नॉर्थ सेंट्रल जो मुंबई है, जहां से वर्षा गायकवाड़ एमपी जीती हुई हैं, कांग्रेस की नेता है, उस इलाके में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए। साउथ मुंबई में कुछ अच्छा परफॉर्म कर दे कुछ सीटों पर, तो वो बड़ा लिमिटेड है कांग्रेस पार्टी का, उससे ज्यादा नहीं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये कोशिश जरूर थी। 2007 में 75 सीटें थी कांग्रेस की, 2007 में 2007 में 75 सीटें थी, 2012 की सीटें थी, 17 में 2012 की बात करोगे तो 52 सीटें थी 2012 में, 17 में 31 सीटें थी। जो आखिरी रेफरेंस पॉइंट है हमारा वो 2017 का जो नगर निगम का चुनाव है, कांग्रेस को 31 सीटें थी। और ये पूरा स्पेस कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना, यूनाइटेड शिवसेना ने मिल करके स्ट्रेटेजिकली अलग अलग लड़के पूरा स्पेस ऑक्युपाई किया था। 84 और 82 सीटें वो लोग जीते थे। ये उनकी स्ट्रेटेजी थी, अलग अलग लड़ना। उस समय आइसोलेट करना था राज ठाकरे को भी और कांग्रेस पार्टी को भी, उसमें वो लोग कामयाब हो गए थे। अब यहां उद्धव ठाकरे की सारी पॉलिटिक्स अपना मराठा वोट बचाने की थी।
किसी तरह से उसका नगर निगम बनवाना था ताकि चुनाव पोस्ट इलेक्शन कोई उसमें खेल हो सके, कांग्रेस साथ में आ जाए, ये उनकी कोशिश थी। देखिए वो हमेशा जानते थे कि उनका बेटर परफॉर्मेंस 84 है, उससे वो अच्छा नहीं जा सकता, उससे किसी हाल में अच्छा नहीं जा सकता। एक आंकड़ा जो है अगर आप देखें, इधर महायुति 83 पे दिखाई दे रही है और इधर के फिर जितने भी रंग दिखाई दे रहे हैं उन्हें अगर जोड़ लिया जाए तो वो भी 83 पर ही दिखाई दे रहे हैं। हो जाएगा इनका ना, 82 हो जाएगा। वो एक अजीत पवार को मान लीजिए महायुति के साथ, नगर पालिका में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, बिल्कुल। तो इसलिए जो है आप जो है ये अभी शिवसेना के आप कौन से दल के बदल की बात कर रहे हैं, ये तो बात कीजिए। देखिए वो कौन सा दल बदलेगा, सारा समझ गए समाजी, हम लोग सारा समझ गए। लेकिन जितना स्ट्रांगली आइडेंटिटी पर इलेक्शन हो रहा है, और ये अभी बात जो आप कह रहे थे ना कि बाकी जगह पर अगर शिवसेना साफ हो जाती है उद्धव ठाकरे की और मुंबई बचा भी लेते हैं तो ये उनकी बड़ी कामयाबी होगी अवधेश जी। आरती जी, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे साफ होते हैं तो फिर जो शिवसेना का पुराना वर्कर है क्लियर है में आसानी हो जाएगी। अभी तक के रुझान बिल्कुल क्लियर कहानी बता रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी केवल मुंबई में नहीं पूरे प्रदेश में, वो दबदबा कायम है। मुंबई के अंदर उद्धव ठाकरे अभी भी पूरी तरीके से रेलेवेंट है। मुंबई में उनका मुकाबला बीजेपी से हो रहा है, एकनाथ शिंदे से नहीं हो रहा। एकनाथ शिंदे बहुत पीछे है उनसे। राज ठाकरे की जितनी जमीन थी उतनी ही है, उससे ज्यादा ना वो कुछ उम्मीद शायद कर रहे थे, ना उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अलग लड़के जो भी एक्सपेरिमेंट किया हो उसका कोई लाभ उसको नहीं हुआ, बल्कि अगर ये साथ में लड़ते तो शायद एक और अच्छी टक्कर बीजेपी और शिंदे को दे सकते थे। जी आरती। देखिए सौरभ, इनफैक्ट अजीत जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू में ही समझाया कि लार्जर ट्रेंड्स जो है असेंबली इलेक्शंस में जो रिजल्ट आया और बीजेपी सबसे बड़ा फोर्स बन के दिखी, लार्जर ट्रेंड्स को ही फॉलो कर रहे हैं बीएमसी के इलेक्शंस, मुंबई में भी और ओवरऑल स्टेट में भी। लेकिन रियल कहानी ये है कि ओवरऑल जो इतने लंबे अरसे से अलग अलग परिवार जो कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल बना के रखे हैं मुंबई में और ओवरऑल महाराष्ट्र में, क्या वो उन जो अपनी अपनी फील्डम जिसको बोलते हैं उसको बरकरार करके रखेंगे, वो अपने जो कंट्रोल है वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। और जो अभी तक के जो रुझान दिख रहे हैं वो ये लग रहा है कि कोई भी अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाह रहा है, कोई भी अपना पैसा नहीं छोड़ना चाह रहा है, और हर एक वेदर उद्धव ठाकरे की आप स्ट्रैटेजी जो भी आप देखें, जिस तरह से भी देखें, लेकिन ये दिख रहा है कि जहां पे भी उनका कंट्रोल था, असेंबली इलेक्शंस में रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं गए, लेकिन जमीन पे फाइनेंशियल कंट्रोल जहां आता है वहां वो बराबर की टक्कर देने में अभी भी उद्धव ठाकरे बिल्कुल बिल्कुल जमीन पे वो बराबर की टक्कर दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इवेंचुअली अगर रिजल्ट ऐसा आया कि बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे जीत भी जाते हैं, लेकिन जमीन पे ये लग रहा है कि सब अपने अपने पॉकेट्स, फाइनेंशियल पॉकेट्स बना के रखेंगे। फाइनेंशियल पॉकेट्स। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेयर अपना कौन बनाता है, बीएमसी किसके कब्जे में आती है। अगर उद्धव ठाकरे चूक जाते हैं बीएमसी में अपना मेयर बनाने से और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर अपना मेयर बना लेते हैं, तो यह मानिए 2.5 साल के अंदर उद्धव ठाकरे के आधे कॉर्पोरेटर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ चले जाएंगे, क्योंकि पूरा खेल बीएमसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का, ठेके का, कमाई का होता है। वो सारे कॉर्पोरेटर बीएमसी के अंदर 75,000 करोड़ का बजट है, सब ठेकेदारी करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। सब रूलिंग पार्टी के साथ चले जाएंगे, ये तय है, मैक्सिमम चले जाएंगे। बहुत ही कोई आइडियोलॉजी से जुड़ा होगा, बहुत ही बाला साहब ठाकरे से, उद्धव से व्यक्तिगत जुड़ा होगा, तो वो 5 साल सर्वाइव करेगा। 70% जो कॉर्पोरेटर होंगे वो बीएमसी में जिसके पास सत्ता होगी उसके पास चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार है और कॉर्पोरेशन में भी इनकी सरकार है, तो अब 5 साल का जो राशन है वो इन्हीं से मिलने वाला है, तो निश्चित रूप से चले जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे को चिंता यही है कि अगर मैं बीएमसी बनाने से चूक जाता हूं तो 5 साल मुझे मेरे कॉर्पोरेटर बचा के रखना बहुत मुश्किल होगा, और कॉर्पोरेटर भी टूटेंगे और मुझे लग रहा है कि विधायक भी बड़ी मात्रा में टूटेंगे। आप अभी भी कहते हैं कि ये जो 83 पर महायुति दिखाई दे रही है, ये जो वो एग्जिट पोल की फिर मैं बात कर दूं तो वो तो 130, 150 ऐसे आंकड़े दे रहे थे। अभी आपको लग रहा है कि 114 तो कहीं नहीं गया, 114 जाएंगे, 100% बनाएंगे। और अभी देखिए मतलब बीजेपी और शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे 98 सीटों पे आमने सामने लड़ रहे हैं, मतलब जो दोनों है। और अगर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे 67 सीटों पर साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं इन दोनों के बीच, तो मुझे लग रहा है जहां शिवसेना, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट सामने होंगे वहां उद्धव ठाकरे भारी पड़ रहे होंगे
और जहां भारतीय जनता पार्टी और उद्धव बाला साहब ठाकरे होगी वहां भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ रही होगी, और जहां भारतीय जनता पार्टी और एमएनएस 32 सीटों पर लड़ रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि ये एक वीक पॉइंट रहेगा कि मनसे को उन्होंने जो 62 सीटें दे दी है वो है, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है राज ठाकरे की। बीएमसी से पहला रिजल्ट आ गया है, बीएमसी से पहला रिजल्ट, वार्ड नंबर 183 में कांग्रेस की जीत। पहला कांग्रेस, चलिए खाता पहला कांग्रेस का खुला। पहला तो खाता खुला सौरभ कांग्रेस का। जी 166 सीट का अभी हमारे पास परिणाम आ रहा है मुंबई से जी। तो अभी जरा सा जो है ना, तो जाहिर है कि 34 और 27 यानी 61 सीटों के अभी हमारे पास रुझान नहीं है, 61 सीटों के। एक तो ये देखने की जरूरत है। दूसरा ये है कि अब हमारे अजीत जी अगर कांग्रेस के लोकसभा चुनाव परिणाम का तुलना 2014 से करेंगे तो जाहिर है शानदार प्रदर्शन माना जाएगा। अब मुंबई से वो 82 से कर रहे, देखिए उस समय का जो लड़ाई थी उसमें बहुत भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, लेकिन उसकी कोशिश ये थी कि हम दोनों को मिला के सीटें आए। इसके कारण भी कहा ही नहीं, उसके कारण तो सेकंड बात है, देखिए सेकंड बात है जो ये कह रही है, देखिए मुंबई को छोड़ के जो आपने कह रहा है कि फाइनेंशियल फिफ्टम पुणे शरद पवार का नहीं रहा, ठाणे जो है वो हट गया, तो इसलिए फिफ्टम कायम नहीं रहा है। वो ऑलरेडी हो चुका वहाँ है। तो वही अभी मुंबई का है। अब हो चुका है, लोकसभा धारावी का चुनाव वार्ड नहीं है हुआ जो था। जीती ना कांग्रेस, धारावी का वार्ड है। ये धारावी से कांग्रेस जीती है। हाँ, धारावी का जहाँ से क्षेत्र। वर्षा गायकवाड़ तो सांसद है। इसलिए देखिए ये जो इस समय जो समीर जी कह रहे हैं, अब इसमें अगर ये बहुमत पा जाते उद्धव ठाकरे तब इनके पार्टी की बचे रहने की संभावना बनती। बहुमत न आने का अर्थ है कि दूसरे जगह के जो एमपी हैं, जो बाहर से जीते हुए हैं, जो विधायक जीते हुए हैं, उनका क्या मन होगा, और वो अगर बदलते हैं यहाँ लोकसभा से लेकर के और विधानसभा तक, तब उन कॉर्पोरेटरों पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि आप जितना सोलेस दे दीजिए, निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे हमारे अजीत जी को सुन रहे होंगे कि हाँ एक आदमी है इस समय जो हमको जो है राहत दे रहा है।